नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक चिंतक और उनके दर्शन के बारे में। कल हम लोगों ने 18वीं शताब्दी के महान चिंतक वेंथन के बारे में चर्चा की। उनके जीवन काल, उनके कार्य, उनके सिद्धांत क्या क्या थे, उस पर हम लोग विशेष तौर पर बातचीत की थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और 19वीं शताब्दी के उनके शिष्य जेम्स मिल के ऊपर चर्चा करेंगे। उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की। कहा जाता है कि वे कभी स्कूल नहीं गए, फिर भी जिस तरह जो शिक्षा उन्होंने अर्जित किया, जिस तरह का ज्ञान था, उसको लेकर दुनिया में अभी तक चर्चा होती है। आखिर किस प्रकार उन्होंने उतनी ज्ञान और विजडम को अर्जित किया। तो उनके जीवन काल, उनके सिद्धांत और उनके कार्य क्षेत्र क्या क्या थे, उनके द्वारा सुझाए गए मापदंड और प्रिंसिपल सिद्धांत क्या थे, इस सब पर बात करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर MP जैन साहब। आप शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं। पिछले कई वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद आज वो लेखन कार्य में जुड़े हुए हैं। अब तक कई पुस्तकें आ चुकी हैं। अभी हाल में ही कंपैरेटिव थ्योरी पर उनकी पुस्तक आई है और पॉलिटिकल थ्योरी को लिखी हुई पुस्तक छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। हर छात्र जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो इनके पुस्तक को पढ़ते हैं और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को राजनीतिक चिंतक और खास करके जेम्स मिल के बारे में समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ प्रोफेसर जैन को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। थैंक यू अमरेंद्र जी। दोस्तों, अब तक हमने डिस्कस किया है 16वीं शताब्दी के चिंतक मैकेवली के बारे में, 17वीं शताब्दी के हॉब्स और लॉक के बारे में, 18वीं शताब्दी के बेंथम के बारे में, और आज हम आगे बढ़ते हुए 19वीं शताब्दी के चिंतनकार, पहले चिंतनकार जेम्स मिल के बारे में, उनके विचार और उनका प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के में योगदान के बारे में डिस्कस करेंगे। 18वीं शताब्दी अगर क्रांतियों की शताब्दी थी तो 19वीं शताब्दी पूंजीवाद के कंसोलिडेशन की शताब्दी थी। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं मजबूत हो रही थी। ये एक ऐसा समय था जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम सीमा पर थी और औद्योगिक क्रांति के कुप्रभाव, पूंजीवाद के कुप्रभाव समाज के अंदर देखने को मिल रहे थे और व्यक्तिवाद और नकारात्मक उदारवाद के बारे में आलोचनाएं उभर रही थी। बाजारू समाज और पूंजीवाद की आर्थिक विषमताओं के चलते समाजवाद और मार्क्सवाद जैसे सिद्धांतों को 19वीं शताब्दी में जन्म दिया गया। इस आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज में पैदा बुराइयों के बारे में, दर्दनाक बुराइयों के बारे में 19वीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों के अंदर बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए। आवश्यकता थी उदारवाद के आलोचनात्मक व्याख्या की, सकारात्मक व्याख्या की, और ये व्याख्या जेम्स मिल के दर्शन में हमें देखने को मिलती है। जेम्स मिल 1806 से 1873 तक रहे और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक विचारों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1806 में लंदन में जेम्स मिल के घर पैदा हुए। उनके पिताजी अपने आप में एक महान लेखक, विचारक और बेंथम के साथ करने वाले इंग्लैंड के जाने माने व्यक्ति थे। उन्होंने
हिंदुस्तान के बारे में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जो 1818 में प्रकाशित हुआ और जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किताब आज भी ब्रिटिश काल के हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। जेम्स मिल ने अपने बेटे को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं भेजा। उनकी मान्यता थी कि काम की पढ़ाई की जाए और काम की पढ़ाई उन्होंने खुद अपने बेटे को 3 साल की उम्र से घर पर पढ़ा करके तालीम दी। 12 साल की उम्र तक उन्होंने सारी ग्रीक फिलोसॉफी, सारी मॉडर्न फिलोसॉफी के फिलोसोफर्स पढ़ डाले। ग्रीक भाषा का ज्ञान, भाषाओं का एक मजबूत ज्ञान उनको दिया गया और 17 साल की उम्र में जे.एस. मिल ने वेस्टमिनिस्टर टाइम्स, जो इंग्लैंड की उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण एकेडमिक पत्रिका थी, उसमें लिखना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र तक आते आते जे.एस. मिल सारे इंग्लैंड के अंदर एक युवा दार्शनिक के रूप में फेमस हो चुके थे। बचपन में ही उन्होंने सारे ग्रीक सिद्धांत, ग्रीक क्लासिक्स पढ़ लिए थे और उनके बारे में वो अच्छी तरीके से वाबस्ता थे। 20 साल की उम्र में ही जे.एस. मिल को गहरा डिप्रेशन हुआ। उन्हें महसूस होने लगा कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, क्यों मैं पैदा हुआ, क्यों मैं जी रहा हूं। इस तरह की बातें उनके दिमाग में आने लगी और वो जिंदगी में किसी भी मजे को लेने लायक अपने आप को महसूस नहीं करते थे। ऐसे डिप्रेशन के वातावरण में उन्होंने उसका एक साहित्यिक सुझाव निकाल लिया। उन्होंने रोमांटिक पोइट्री, विशेषकर कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की पढ़नी शुरू की। उनके मन में आशाओं का संचार हुआ। अपने डिप्रेशन को उन्होंने दूर किया और दोबारा से वो जीवन की पटड़ी पर लौट आए। 1830 के अंदर उनके साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वो था एक शादीशुदा औरत हैरियट टेलर के साथ उनका लगाव, उनका वैचारिक समानता और उनकी साझेदारी, और उनके साथ उनका एक प्यार भरा आध्यात्मिक संबंध। इसी औरत के साथ लगातार 21 साल तक उन्होंने अपना एकेडमिक जीवन, लेखन, विचार विमर्श, विचारों का आदान प्रदान रखा। 1849 में जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उसके 2 साल बाद जे.एस. मिल ने उनसे विवाह किया और 1851 से 59 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई उन महिला की, वो उनके साथ रही। इस महिला की खूबी ये थी कि यह अत्यंत विद्वान थी और जे.एस. मिल से उनके विचारों का काफी मेलजोल था। ये महिला प्रबुद्ध महिला थी, लिबरेटेड महिला थी आज की भाषा में, और अत्यंत ज्ञानवान थी। इसका सबसे बड़ा योगदान जे.एस. मिल में ये रहा कि उसने मिल को एक नारीवादी विचारों का समर्थन बना दिया। मिल उदारवादी फेमिनिज्म में, नारीवाद के अंदर एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में माने जाते हैं और ये योगदान इस महिला हैरियट टेलर का था। और बहुत सारी रचनाओं के अंदर भी हैरियट टेलर ने जे.एस. मिल के साथ योगदान किया। जे.एस. मिल का समय एक अत्यंत ही दर्दनाक समय था। औद्योगिक क्रांति के प्रभावों के कारण सारे यूरोप में आर्थिक विषमता के कारण गरीबों की अत्यंत दयनीय दशा थी। एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन, गहरा शोषण गरीब वर्ग का, काम के घंटे 16 घंटे, कम से कम वेतन, बहुत ही छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। राज्य का कोई नियंत्रण काम के घंटों पर नहीं था, वर्किंग कंडीशंस पर नहीं था, तनख्वाहों पर नहीं था और किसी तरह की इमदाद गरीब वर्ग को राज्य की नहीं मिलती थी, क्योंकि नकारात्मक उदारवाद का मान्यता थी
कि राज्य को आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्तिवाद का तकाजा था कि हर आदमी अपने सुख और दुख के बारे में खुद सोचेगा। समाज के किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को उसके बारे में सोचने का हक नहीं होगा। ऐसे माहौल में 19वीं शताब्दी में देखा गया कि स्वतंत्रता का दम भरने वाले उदारवाद का कुप्रभाव क्या है। हर तरफ गहरा शोषण। 18, 19, 20 साल की उम्र में मजदूर मर जाते थे। 4-5 साल की उम्र में काम करना शुरू करते थे। 15-15, 16-16 घंटे का काम। तो ऐसे वातावरण के अंदर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं पैदा हुई। एक प्रतिक्रिया आई उदारवादी मानवतावादी लेखक कार्लाइल रस्किन की रचनाओं में, चार्ल्स डिकन की रचनाओं में। उन्होंने एक ऐसा चित्रण किया समाज का जिसके अंदर व्यक्ति का गहरा शोषण हो रहा था और स्वतंत्रता और अधिकारों का दम भरने वाला उदारवाद की विचारधारा के तहत। दूसरी प्रतिक्रिया हुई काल्पनिक समाजवादियों के चिंतन के रूप में, जिनमें चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन के नाम आते हैं। इन समाजवादियों ने बताया कि पूंजीवाद एक गलत किस्म की व्यवस्था है और इसके अंदर सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने सुधार सजेस्ट किए और इसीलिए उनको काल्पनिक सुधारवादी समाजवादी के नाम से जाना जाता है। तीसरी प्रतिक्रिया हुई अत्यंत कठोर और कड़ी मार्क्सवाद के रूप में। मार्क्सवाद मुखातिब हुए मजदूरों की तरफ। उन्होंने मजदूरों को संदेश दिया क्रांति का, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने का, सशस्त्र क्रांति का और सत्ता को हथियाने का। तो इस तरीके से ढेर सारी प्रतिक्रियाएं इस दौर के अंदर चल रही थी। चौथी प्रतिक्रिया हुई सकारात्मक उदारवाद के रूप में, उदारवाद को अंदर से सुधारने के रूप में, उदारवाद को संशोधित करने के रूप में, और उसका अग्रदूत थे जे.एस. मिल। 4 अलग अलग प्रतिक्रियाएं, मानवतावादी कार्लाइल और रस्किन की, काल्पनिक समाजवादी रॉबर्ट ओवन वगैरह की, मार्क्सवाद की क्रांति की प्रतिक्रिया, और जे.एस. मिल ने उदारवाद को अंदर से ही सुधारने के लिए, रिवाइज करने के लिए, संशोधित करने का काम किया। और इसीलिए जे.एस. मिल को हम उदारवाद का उस समय का महत्वपूर्ण दार्शनिक मानते हैं, क्योंकि इन तमाम आक्रमणों से उदारवाद को किस तरीके से बचाया जाए, ये जे.एस. मिल का मुख्य काम था। उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया। उदारवाद को संशोधित करने का नारा दिया, राज्य को संशोधित करने का, उसके कार्यों को रीडिफाइन किया, और इस तरीके से उदारवाद को एक नई दिशा में ले जाने का काम, एक नए उदारवाद की आधारशिला डालने का काम जे.एस. मिल का था, जिस उदारवाद को हम कल्याणकारी, सकारात्मक या नए उदारवाद के नाम से जानते हैं। नव उदारवाद नहीं, नव उदारवाद तो अभी आया है, न्यू लिबरलिज्म। जे.एस. मिल के ऊपर बहुत सारे प्रभाव थे। सबसे पहला प्रभाव अपने पिता का था। दूसरा प्रभाव बेंथम का था, जिसके उपयोगितावाद से वो जुड़े रहे। तीसरा प्रभाव ग्रीक दर्शन का था। चौथा प्रभाव उनकी पत्नी का था, जो बाद में पत्नी बनी, मिसेस टेलर। 20 साल 21 साल तक वो उनके साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ी रही और उनके ऊपर मिसेस टेलर का एक गहरा प्रभाव था। ता जिंदगी उन्होंने मिसेस टेलर की प्रशंसा की। उनके मृत्यु के उपरांत जहाँ उनको दफन किया था वहाँ वो रिटायर कर गए और वहीं पर वो दफन कर दिए गए जे.एस. मिल 83 के अंदर। जे.एस. मिल के ऊपर कार्लाइल और रस्किन जैसे मानवतावादी लेखकों का, साहित्यकारों का काफ़ी प्रभाव था। वो उदारवादी मानवतावाद से काफ़ी प्रभावित थे। इंसान केवल अपने लिए, स्वार्थ के लिए नहीं जीता। इंसान के जीवन का उद्देश्य है सम्मानपूर्वक जीना, डिग्निटी। ये साहित्यकारों ने उनको बताया। आदमी एक स्वार्थ के लिए जीने वाला प्राणी नहीं है, निकृष्ट प्राणी नहीं है जो अपने लिए जीता हो। वो समाज के लिए भी जीता है, औरों के लिए भी जीता है। कुछ मानवीय मूल्य होते हैं जो उससे हट करके समाज के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये उसको उदारवादी मानवतावादी लेखकों ने बताया। इस तरीके से
जेएस मिल के ऊपर ढेर सारे प्रभाव थे। उसकी मुख्य रचनाओं में हैं 1859 के अंदर 1859, 1861, 1869, इन 10 सालों के अंदर उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई। सबसे पहले उनकी ओन लिबर्टी, स्वतंत्रता के बारे में एक महत्वपूर्ण कृति है ओन लिबर्टी। शायद स्वतंत्रता के बारे में इससे बढ़िया किताब, इससे बढ़िया आर्गुमेंट्स नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में किसी और पुस्तक में नहीं मिलते। ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ब्यूटीफुल सेंटेंसेस हम देखेंगे जब लिबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनालिसिस फर्स्ट क्लास। दूसरी पुस्तक उनकी थी उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, 1861 में, 2 साल बाद प्रकाशित हुई उसके। तीसरी पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसके अंदर उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की संस्थाओं के बारे में, डेमोक्रेसी की क्या सेफ गार्ड होने चाहिए, डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे चलाया जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जो हम डेमोक्रेसी के विचार में देखेंगे। चौथी पुस्तक उनकी हैरियट टेलर के प्रभाव के अंदर उनके विचारों को के साथ प्रकाशित हुई, जिसका नाम सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है। आज ये नारीवादी आंदोलन की बाइबल है। 1869 के अंदर ये प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के अंदर पुरजोर अपील की गई नारियों की समानता की, नारियों के अधिकारों की और नारियों की स्थिति को सुधारे जाने की। ये तमाम हम विचार देखेंगे अभी डिस्कशन के अंदर। और उनकी अन्य किताब थी एक लास्ट किताब, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा ढेरों सारे आर्टिकल्स, ढेर सारी पैम्फलेट्स उनकी प्रकाशित हुई। इस प्रकार हमने देखा कि जेएस मिल एक अत्यंत प्रोलिफिक राइटर, वक्ता और एक्टिविस्ट के रूप में हमारे सामने पेश होते हैं। अब देखा जाए उनके मुख्य विचार क्या हैं। मुख्य विचारों में हम उनके 4 विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार के साथ। पहला, बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में उनके क्या विचार हैं। बेंथम का उपयोगितावाद 19वीं शताब्दी के शुरू के अंदर गहरी आलोचना का विषय बना हुआ था। इसको एक अत्यंत निकृष्ट और गिरी हुई सुअरवादी प्रवृत्ति का दर्शन करार दिया गया, क्योंकि यह सुख की कोई क्वालिटी मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे दौर में जेएस मिल ने अपने गुरु बेंथम के सिद्धांत को डिफेंड किया, लेकिन डिफेंड करने की प्रक्रिया में उसने उसको इतना बदल दिया कि उपयोगितावाद अपना पूरा का पूरा नक्शा ही खो बैठा। वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से, किस आर्गुमेंट से उपयोगितावाद को उसने डिफेंड किया, और वो उपयोगितावाद के सख्त विरोध में थे वो आर्गुमेंट से। यानी कि उपयोगितावाद की आलोचना के रूप में जेएस मिल ने अपने विचार दिए, और वो आलोचना इतनी कड़ी थी कि उपयोगितावाद उसके अंदर अपना अस्तित्व ही खो बैठा। दूसरे उनके विचार हम देखेंगे स्वतंत्रता के बारे में। आज भी उनके स्वतंत्रता के बारे में विचार उतने ही महत्वपूर्ण और अहम हैं जितने उस समय थे। आज का नियोलिबरलिज्म, नव उदारवाद, नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर विश्वास रखता है, और हूबहू अक्षरश एक एक सेंटेंस उसका जेएस मिल की रचनाओं और दर्शन के ऊपर आधारित है। तीसरा, उनका डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में, प्रजातंत्र और प्रतिनिधात्मक सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में हम जेएस मिल के विचार देखेंगे। जेएस मिल के बारे में कहा जाता है कि वो अर्ध डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट थे भी और नहीं भी थे। वो राजनीतिक इक्वालिटी में यकीन नहीं रखते थे। बहुत सारे डेमोक्रेसी की जो आज हम चीजें मानते हैं उनके अंदर उनका यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेसी को हर तरह की दूसरी गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर मानते थे। उनके डेमोक्रेसी पर विचार विस्तार से हम देखेंगे कि क्या थे। और अंतिम है उनका नारियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में विचार। यानी 4 अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम जेएस मिल के विचार देखेंगे। उपयोगितावाद की आलोचना नंबर 1,
स्वतंत्रता पर नंबर 2, प्रजातंत्र और प्रतिनिधि सरकार पर नंबर 3, और चौथा और अंतिम नारीवाद, नारी के अधिकार के बारे में उनके विचार। जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद के बारे में शुरू में उपयोगितावाद की हर बात का खुला समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उपयोगितावाद की बहुत सारी बातें उचित नहीं है, और उन्होंने उन उपयोगितावाद की बातों की आलोचना शुरू की या डिफेंड करना शुरू किया विद मॉडिफिकेशंस। पहला मॉडिफिकेशन उन्होंने पेश किया, बेंथम ने ये कहा कि मनुष्य स्वार्थ की सिद्धि के लिए पैदा होता है। मिलने का नहीं, स्वार्थ मनुष्य के जीवन का एक छोटा सा पहलू है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य सेल्फ सैक्रिफाइस है। मनुष्य अपने लिए नहीं जीता, मनुष्य बहुत सारी चीजों के लिए जीता है। अपने परिवार के लिए जीता है, अपने सिद्धांतों के लिए जीता है, अपने धर्म के लिए जीता है, अपनी कन्विक्शंस के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है, पूरी मानवता के लिए जीता है, काम करने के लिए जीता है। मनुष्य यानी कि एक स्वार्थी प्राणी नहीं है। जे.एस. मिल ने कहा कि सेल्फ सैक्रिफाइस, मानव का त्याग, उसकी सबसे उच्च कोटि की भावना है, उसके उच्च कोटि का चरित्र है। अच्छे चरित्र का मानव स्वार्थ के लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए, त्याग के लिए जीता है। दूसरी चीज ने रिवाइज की बेंथम की कि सुख जीवन का आखिरी उद्देश्य नहीं है, ना ही पहला उद्देश्य है। सुख के बजाय जे.एस. मिल ने कहा प्रसन्नता होनी चाहिए। सुख और प्रसन्नता दो अलग अलग चीजें हैं। प्रसन्नता बगैर स्वार्थ के कामों से भी प्राप्त की जा सकती है। एक अंधे को आपने सड़क पार कराई तो आपको एक गहरा संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपने किसी की मदद की तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख एक वस्तुवादी चीज है, लेकिन प्रसन्नता एक भावात्मक चीज है। प्रसन्नता के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास धन हो, साधन हो। प्रसन्नता अच्छे काम करने से, सद्भावों से आदमी के मन में अपने आप पैदा होती है, स्वार्थ से पैदा नहीं होती। तो इसलिए दूसरी बात जे.एस. मिल ने कही कि प्रसन्नता जो एक वैल्यूएशनल चीज है, मूल्यात्मक चीज है, वो होनी चाहिए, सुख नहीं। तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए उन्होंने बेंथम को क्रिटिसाइज किया वो था कि सुख की क्वालिटी नहीं होती। बेंथम ने कहा, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि शराब पीकर के गटर के अंदर पड़ा हुआ प्राणी भी उतना ही सुख प्राप्त कर रहा है जितना कि एक फिलोसोफर अपनी अध्ययन कक्ष के अंदर बैठा हुआ फिलोसफी की किताब पढ़ रहा है। जे.एस. मिल ने कहा नहीं, सुख की क्वालिटी होती है। जानवरों के लिए सुख की क्वालिटी नहीं होती, इंसानों के लिए होती है। फेमस सेंटेंस जे.एस. मिल का, ब्यूटीफुली वर्डेड, इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पिग सैटिस्फाइड। एक संतुष्ट स्वर से अच्छा है असंतुष्ट मानव। इसी के साथ उन्होंने जोड़ा डिससैटिस्फाइड सोक्रेटिस इज बेटर देन ए सैटिस्फाइड फूल। एक असंतुष्ट सोक्रेटिस एक संतुष्ट मूर्ख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवीय जीवन के अंदर, मानव के लिए अच्छे सुख और बुरे सुख के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एनिमल के अंदर ये चीज नहीं होती, और मानव पशु नहीं है। तो इसीलिए बेंथम को उन्होंने यहां बहुत सीरियसली, कठोर शब्दों में रिवाइज किया कि सुख को आप अच्छे और बुरे के अंदर आपको बांटना पड़ेगा। मानवीय सुख अलग होते हैं, वो दानवीय नहीं होते, पशु जैसे नहीं होते, और उनके अंदर हमें डिफरेंस करना चाहिए। और मानव का उद्देश्य मानवीय सुखों को प्राप्त करना है। चौथी चीज
जेएस मिल ने इस बात से साफ इनकार किया कि हम सुखों को नाप सकते हैं। फेलोशिप कैलकुलेशन जो हमने कल देखा था कि बेंथम ने कहा कि सुखों की पैमाइश हो सकती है, मापे जा सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने फेलोशिफिक कैलकुलस नाम का अपना सिद्धांत दिया, जिसको मिल ने सिरे से नकार दिया। पांचवी बात मिल ने, जिसके ऊपर उनका सारा दर्शन खड़ा है, सारे डेमोक्रेसी के सिद्धांत खड़े हैं, लिबर्टी के सिद्धांत खड़े हैं, उनका कहना था कि मानव के जीवन का उद्देश्य सुख नहीं, आत्मसम्मान, डिग्निटी है। आदमी डिग्निटी के लिए जीता है, आदमी के अंदर आत्मसम्मान होता है और वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जीता है, अपने आप को अधिक से अधिक ऊंचा उठा करके जीना चाहता है। डिग्निटी का मतलब है कि वो एक वैल्यूएशनल, मूल्यात्मक चीज चाहता है। आत्मसम्मान होना चाहिए, दुनिया का सम्मान उसको प्राप्त होना चाहिए। आदमी सुखों के लिए नहीं जीता, सम्मान के लिए जीता है। ये बात एब्सोल्यूट यथार्थ है। स्वार्थ की सिद्धि के लिए बहुत कम काम करना पड़ता है आदमी को, उसके लिए जरूरत क्या है। लेकिन डिग्निटी एक असीम चीज है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है उसकी। अरबोपति और उससे भी ज्यादा लोग भयंकर मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक सम्मान चाहते हैं, डिग्निटी चाहते हैं। आप किसी भी आदमी की इज्जत लेकर के उसको पैसे से कंपनसेट नहीं कर सकते। आप पैसा मत दीजिए, इज्जत दीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। तो लॉक ने कहा डिग्निटी। और अगर डिग्निटी को आप मान लेते हैं एक बार कि मानव जीवन का उद्देश्य है, तो फिर इसके लिए चाहिए हमें स्वतंत्रता, इसके लिए चाहिए हमें समानता, इसके लिए हमें चाहिए प्रजातंत्र, इसके लिए हमें चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि इनके बगैर डिग्निटी नहीं होती, हो ही नहीं सकती है। तो इस आधार के ऊपर पांचवा विचार जो उसने रिवाइज किया कि मानव जीवन का उद्देश्य है डिग्निटी, ना कि सुख। छठी बात उन्होंने रिवाइज की कि राज्य एक कानूनी संस्था नहीं है, राज्य एक नैतिक संस्था है। बेंथम ने कहा कि राज्य का काम सिर्फ कानून बनाना है और कानूनों का स्रोत केवल राज्य है। लेकिन जेएस मिल ने कहा नहीं, राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य का काम यह देखना है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जिए और रहे। राज्य का काम यह देखना है कि हर आदमी को भरपेट खाना मिले, हर आदमी का कल्याण हो, कोई आदमी अपने आप को बेचने के लिए मजबूर ना हो। राज्य को, जैसे ग्रीन ने बाद में कहा कि राज्य का काम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। राज्य का काम मानव के विकास को, व्यक्तित्व के विकास को सरल बनाना है और उसके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनको हटाना है। मानव का कल्याण राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। केवल कानून बना करके आप राज्य अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। कल्याणकारी राज्य की आधारशिला इसी विचार के साथ पड़ती है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य का काम जनता का कल्याण है और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि ऑब्लिगेशन भी कानूनी नहीं होगी, ऑब्लिगेशन नैतिक है। हम राज्य की कानूनों का इसलिए पालन करते हैं क्योंकि हम राज्य को एक नैतिक संस्था समझते हैं, अच्छी संस्था समझते हैं। उन कानूनों से हो सकता है हमारा नुकसान हो रहा हो, फिर भी हम उनको पालन करते हैं। बेंथम ने कहा लोग कानूनों का पालन इसलिए करते हैं कि उनसे उनका फायदा होता है, नहीं। जेएस मिल ने कहा कि कानूनों से हो सकता है नुकसान हो, फिर भी हम उनका पालन इसलिए करेंगे कि हम राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। इनकम टैक्स आदमी क्यों देगा अगर सेल्फिश आधार के ऊपर राज्य की आज्ञा का पालन करना है तो। लेकिन नैतिक आधार पर हम इनकम टैक्स इसलिए देते हैं कि अगर राज्य की आमदनी नहीं होगी तो राज्य अपने काम सुचारू रूप से कैसे चलाएगा। हमारे उस नैतिकता का तकाजा है कि हम टैक्स दें। तो इस तरीके से राज्य के बारे में मिल के विचार थे कि ये एक नैतिक संस्था है, उसको दी जाने वाली लोगों की आज्ञा पालन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, वो भी नैतिक आधार पर ही दी जाती है। अन्य आलोचना बेंथम की मिल ने, बेंथम ने कहा कि यूटिलिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यूटिलिटी मीन्स स्वार्थ।
फायदा अपना। जेएस मिल ने कहा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज समाज के अंदर है स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता ही मानव के जीवन की गरिमा, आत्मसम्मान, सुखद जीवन की एकमात्र गारंटी है। उपयोगिता के बजाय लिबर्टी को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, और लिबर्टी को उन्होंने एंड माना, मीन्स नहीं है लिबर्टी। लिबर्टी एक अल्टीमेट चीज है और मानवीय आत्मसम्मान की पहली कंडीशन है लिबर्टी। अन्य आलोचना बेंथम की करते हैं मिल। बेंथम ने कस्टम को, परंपराओं को, इतिहास को समाज के मामले में कोई महत्व नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि समाज कैसा भी हो और कैसा भी रहा हो, हर जगह प्रजातंत्र को लागू किया जा सकता है। मिल ने कहा नहीं, हर समाज का अपना एक इतिहास होता है, अपनी परंपराएं और रिवाज होते हैं, अपने मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों से हट करके हम समाज के ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते। प्रजातंत्र हर समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। जेएस मिल ने कहा प्रजातंत्र एक यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन नहीं है, हर समाज की अपनी कैफियत है, विशेषताएं हैं, और वो ऐतिहासिक विशेषताएं सदियों से चली आ रही हैं। आज एक झटके के साथ हम उनको तोड़ करके उनके ऊपर यूरोपीय प्रजातंत्र नहीं ला सकते। जेएस मिल ने कहा, क्योंकि जेएस मिल ने समाज की प्रथाओं को, परंपराओं को, कन्वेंशंस को, इतिहास को महत्वपूर्ण माना। इसके अलावा बेंथम की इस बात का उन्होंने विरोध किया कि राज्य स्वार्थ की पैदाइश है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य को पैदा किया। जेएस मिल इसको नहीं मानते। उनका कहना है कि राज्य मानव की इच्छा का परिणाम है। मानव सामुदायिक जीवन जीना चाहता है, और अपनी इच्छा के कारण मनुष्य ने अपनी इच्छा से राज्य को पैदा किया है। जैसे कि टीएच ग्रीन ने के बाद कहा, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। राज्य का आधार ना ही शक्ति है, ना ही स्वार्थ है, बल्कि खुद लोगों की अपनी इच्छा है कि लोग अपनी इच्छा से राज्य के अंदर और लोगों के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। इसके अलावा राज्य के कार्यों के बारे में बेंथम की और मिल के विचार अलग हैं। बेंथम राज्य को कम से कम नकारात्मक कानूनी कार्य देना चाहते हैं, पुलिस राज्य के कार्य देना चाहते हैं। मिल राज्य को सकारात्मक काम का समर्थन करता है। इसीलिए मिल को हम सकारात्मक उदारवाद का पहला महत्वपूर्ण दार्शनिक मानते हैं। मिल ने कहा कि राज्य को दो काम तो करने ही करने पड़ेंगे। पहला, लोगों की शिक्षा की व्यवस्था। हम प्रजातंत्र में डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, बगैर शिक्षा के, बगैर शिक्षित जनता के प्रजातंत्र की बात ही बेईमानी है। राज्य का यह पहला दायित्व है कि वो जनता को शिक्षित करे, ताकि जनता इस काबिल बन सके कि वो प्रजातंत्र में शिरकत कर सके, प्रजातंत्र को समझ सके, जिम्मेदार बन सके। शिक्षा के अंदर राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव काम है। आज भी हम मानते हैं कि शिक्षा, सेहत और मकान ये राज्य के पहले काम है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत शिक्षा को आज भी महत्वपूर्ण मान के चलता है। इसके अलावा दूसरा काम उन राज्य के जिम्मे सौंपा कि आर्थिक व्यवस्था के अंदर दखलंदाजी करेगा राज्य। मजदूरों के काम के घंटे सुनिश्चित करेगा, मजदूरों की तनख्वाहें सुनिश्चित करेगा, वर्किंग कंडीशन सुनिश्चित करेगा। आर्थिक व्यवस्था स्वतंत्र आधार पर, स्वतंत्र समझौते, स्वतंत्र प्रतियोगिता और स्वतंत्र विनिमय के आधार पर नहीं चलेगी। पूंजीपतियों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। आर्थिक व्यवस्था के ऊपर पूरी नजर राज्य की होनी चाहिए, और इसके लिए राज्य की आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप को जेएस मिल ने जायज ठहराया। इसके अलावा आखिरी क्रिटिसिज्म बेंथम का,
जो कि गलत आधार के ऊपर मिलने किया। बेंथम ने कहा कि हर आदमी केवल अकेला एक है और एक से ज़्यादा नहीं माना जाना चाहिए। जेएस मिल ने कहा नहीं, पढ़े लिखे आदमी को और समझदार आदमियों को एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। हर आदमी को एक वोट हो, पढ़े लिखे आदमियों को उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ज़्यादा वोट दिए जाए। अगर वो मैट्रिक पास है तो उसको 2 वोट दिए जाएँ, अनपढ़ है तो 1 वोट दिया जाए, बीए है तो उसको 4 वोट दिए जाएँ, पीएचडी किया हुआ है तो उसको 12 वोट दिए जाएँ, लाइक दैट। ऐसी इंटेलिजेंट आदमी को राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अधिक वोट वेटेज उसके वोट को दी जाए। इसकी हम आलोचना, ये मिल की एक बहुत बड़ी आलोचना है कि वो राजनीतिक समानता के विरोधी थे। वो गरीब और अमीर को, बेवकूफ़ और अक्लमंद को अलग अलग करके चल रहे थे। वो हर आदमी को एक वोट, 1 मैन 1 वोट के समर्थक नहीं थे। बेंथम इसका समर्थक था। तो ये आलोचनाएं हैं सारी की सारी उपयोगितावाद की जो जेएस मिल ने दी। अब देखा जाए इन उपयोगिताओं के आधार पर उपयोगितावाद क्या रह गया। इन आलोचनाओं के आधार के ऊपर उपयोगितावाद की सारी धज्जियां जेएस मिल ने उड़ा दी। अपने आप को उपयोगितावादी कहते हुए, बेंथम का शिष्य कहते हुए, उसने बेंथम के सारे सिद्धांतों को नकार दिया, क्योंकि 19वीं शताब्दी की आवश्यकताएं थी। 19वीं शताब्दी में बेंथम का उपयोगितावाद उस तरीके से नहीं चल सकता था जैसे कि वो चल रहा था। उसको संशोधित करके जेएस मिल ने उसको 19वीं शताब्दी की परिस्थितियों के अनुसार ढाल दिया। ये आप कह सकते हैं कि उपयोगितावाद को उसने खत्म भी कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि उसने उपयोगितावाद को संशोधित करके जीवित रहने लायक छोड़ दिया। दोनों बातें कही जा सकती है। दूसरी बात ज़्यादा उचित लगती है, क्योंकि अगर उसको संशोधित नहीं किया जाता तो वो वहीं खत्म हो जाता। ये हुआ उपयोगितावाद के संशोधन के बारे में, बेंथम के विचार के संशोधन के बारे में जेएस मिल के विचार। अब देखा जाए जेएस मिल के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार, जिसको हम स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा डिफेंस जेएस मिल की रचनाओं में मिलता है। 1859 के अंदर प्रकाशित उनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी आज भी स्वतंत्रता की बाइबल के रूप में जानी जाती है। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन हर चीज का, आर्गुमेंट शानदार, वर्डिंग शानदार। जेएस मिल का स्वतंत्रता का विचार नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है। स्वतंत्रता के बारे में 2 क्लियर कट डिवीजन करके चलते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है मनुष्य के जीवन के व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक शर्तों की मौजूदगी। नकारात्मक स्वतंत्रता वहां है जहां बंधन ना हो। सकारात्मक स्वतंत्रता वहां है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के साधन मुहैया कराए जाए व्यक्ति को। मिल के अनुसार लिबर्टी का अर्थ है कि आदमी को अपने जीवन में अपने तरीके से जीने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। लिबर्टी इज बीइंग लेफ्ट टू वन सेल्फ, ही सेज। जेएस मिल कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य आत्मसम्मान है, डिग्निटी है, इसके लिए हमें लिबर्टी की आवश्यकता है। गुलाम की कोई डिग्निटी नहीं होती, और क्योंकि डिग्निटी उद्देश्य है और उसके लिए लिबर्टी चाहिए, इसीलिए लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता एक पवित्र विचार है। हर कीमत पर इसकी रक्षा होनी चाहिए। अब वो करते हैं लिबर्टी की अपनी व्याख्या। वो कहते हैं हर आदमी के जीवन के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जो उससे संबंध रखता है, सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ मैन। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कहाँ सोएगा, हंसेगा, रोएगा, मॉर्निंग वॉक करेगा, नहीं करेगा, ताश खेलेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, ये उसके जीवन के व्यक्तिगत पहलू हैं। दूसरे वो पहलू हैं जहां वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, अदर रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ मैन, जहां वो दूसरों से इंटरेक्शन में आता है। जब वो बस के अंदर चढ़ता है
तो उसको आज़ादी नहीं होगी कि वो टिकट ना ले, उसको आज़ादी नहीं होगी कि वो धक्के दूसरों को देता फिरे। तो दो तरह के आदमी के स्फेयर होते हैं, एक उसके अपने बारे में, अपने विचार कैसे होंगे उसके, वो सब तमाम चीज़ों के बारे में, और एक वो जब दूसरे समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो फंक्शंस। इस तरीके से एक दो भागों में मनुष्य के जीवन के तमाम पहलुओं को वो बांट करके चलता है। फिर वो आगे बढ़ता है, कहते हैं जहां तक दूसरों के साथ उसके संबंधों की बात है, या जो फंक्शन दूसरों को प्रभावित करते हैं, वहां मनुष्य को पूर्ण आज़ादी नहीं दी जाएगी। वहां उसको रेगुलेट किया जा सकता है, वहां उसको मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। हर आदमी को अपना हाथ जिधर वो घुमाना चाहें घुमाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन ये हाथ घुमाने की आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे आदमी की नाक शुरू होती है। He can't hit the nose of another man while moving his hand. क्योंकि समाज के अंदर किसी भी आदमी को समाज के दूसरे आदमी के जीवन में दखलंदाजी करने का, उसको दुख देने का कोई हक नहीं है। उसको घर के अंदर म्यूजिक सुनने का पूरा हक है, लेकिन रात के 12 बजे वो इतनी तेज आवाज के अंदर म्यूजिक चलाएं कि सारी बस्ती के अंदर हंगामा हो जाए, वो चीज अलाउड नहीं की जाएगी। अपने घर के अंदर म्यूजिक सुने, लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए शोर के रूप में, क्योंकि कमरे के अंदर बजता हुआ म्यूजिक है, बाहर जो आवाज निकलती है वो शोर है। तो इस तरह के दो भागों में मनुष्य के जीवन को बांटता है, एक उससे संबंध रखने वाली चीजें, एक समाज से संबंध रखने वाली चीजें। अदर रिगार्डिंग फंक्शंस रेगुलेट हो सकते हैं, ये राज्य का दायित्व होगा कि अदर रिगार्डिंग फंक्शन वो रेगुलेट करे। लेकिन जो व्यक्ति के अपने संबंध में फंक्शंस हैं, स्फीयर है उसका व्यक्तिगत, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क, उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसका रहन सहन, इसके अंदर आदमी बादशाह है, सोवरेन है। इस अपने शरीर पर, अपने माइंड के ऊपर हर आदमी स्वयंभू है, बादशाह है, और इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना राज्य को दखलंदाजी करेगा, ना समाज करेगा, ना परिवार करेगा। फिर आता है मिल अपने महत्वपूर्ण स्वतंत्रता पर। कौन सी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? यहां मिल कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है विचारों की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट प्रेशियस काइंड ऑफ लिबर्टी इन ए डेमोक्रेसी एंड फॉर द ह्यूमन डिग्निटी। मुझे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रबुद्ध मानव हूं। जेम्स मिल कहते हैं कि समाज के अंदर विचारों का मुक्त आदान प्रदान होना चाहिए। कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है, इसका फैसला समाज नहीं करेगा। इसका फैसला विचारों की आपसी टक्कर में होगा। गलत विचार को सही विचार से टकराने दो और सही विचार को जीतने दो। किसी भी सही विचार को, किसी भी गलत विचार को दबाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि गलत और सही कौन सा विचार है इसका फैसला करने वाला समाज कोई नहीं है। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। केवल वही विचार व्यक्त नहीं किए जाएंगे जिनसे समाज के अंदर दंगा फसाद होने का डर हो, जो दूसरों को संबंध खराब करते हो। दूसरे को गाली देने का हक आदमी को नहीं होगा, वो विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हुई, वो बोलने की स्वतंत्रता नहीं हुई। तो हर व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहां जेम्स मिल का एक फेमस सेंटेंस है, वो ये कहता है सारे समाज के तमाम लोगों को किसी एक व्यक्ति के विचारों को सप्रेस करने का, दबाने का हक नहीं है। ठीक उसी तरीके से कि अगर उस व्यक्ति के पास सत्ता होती तो वो सारे समाज के विचारों को दबा देता। दोनों बराबर के गुनाह हैं। पूरा समाज एक अकेले व्यक्ति की आवाज को दबा दे, वो उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि एक व्यक्ति अगर उसके पास सत्ता हो हिटलर की तरह, वो सारे समाज के विचारों को दबा दे।
वो कहता है इतिहास के अंदर ऐसे उदाहरण हैं कि एक ही आदमी के विचार सही थे, बाकी सारा का सारा विश्व गलत था। और उदाहरण है उसके गैलीलियो, उसका उदाहरण है कोपरनिकस, उसका उदाहरण है महत्वपूर्ण साइंटिस्ट ब्रूनो। ब्रूनो ईमानदार था, उसने कहा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। सारी दुनिया का कहना था कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। सन 1600 के अंदर ब्रूनो को इटली के अंदर सड़क से खंभे से बांध करके जिंदा जला दिया गया, क्योंकि सारी दुनिया ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, जबकि अकेला वही सच था, बाकी सारी दुनिया झूठ थी। 1632 में उसके 32 साल बाद गैलीलियो को पकड़ लिया गया। वो भी वही बात कह रहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। उसको ऊपर मुकदमा चलाया गया, कहा गया कह कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुझे छोड़ेंगे, वरना ब्रूनो की तरह तुझे भी जिंदा जला दिया जाएंगे। उन्होंने कहा साहब भाई बाप, जिंदा रहने के लिए झूठ बोल देता हूं, मेरा क्या गया, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ सूरज घूम रहा है, गैलीलियो ने कहा। उसको छोड़ दिया गया। तो जेम्स मिल का ये कहना है कि विचार के मामले में ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के विचार ही सही हों, बाकी सारी दुनिया गलत हो। तो इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में जेम्स मिल का ये सेंटेंस आज भी बार बार कोट किया जाता है। उसने कहा इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन, इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन were of one opinion and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. तो ये यानी कि विचार कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। हर कीमत पर सिंगल आदमी की भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप कुचल नहीं सकते। और यहीं पर आखिरी विचार स्वतंत्रता के बारे में देता है जेम्स मिल, बहुमत की तानाशाही। वो कहता है बहुमत तानाशाह हो सकता है, किसी भी बहुमत को, अल्पमत को दबाने का, उसकी स्वतंत्रताएं छीनने का, उसकी अभिव्यक्ति छीनने का कोई हक नहीं है। कोई भी बहुमत अपनी संस्कृति को अल्पमत के ऊपर नहीं ला सकता। 21वीं शताब्दी में मल्टीकल्चरलिज्म की सारी डिबेट इसी चीज पर आधारित है कि बहुसंख्यक लोगों की संस्कृति को अल्पसंख्यक लोगों पर ना लादा जाए। टायरनी ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी की तानाशाही नहीं चलेगी। मेजोरिटी है ठीक है, उनको रूल शासन करने का अधिकार है, ये भी ठीक है, कानून मानने का अधिकार है, ये भी ठीक है, लेकिन मेजोरिटी किसी भी कीमत के ऊपर माइनॉरिटी का के ऊपर तानाशाही स्थापित नहीं कर सकती। तो टायरनी ऑफ मेजोरिटी का जो कंसेप्ट है, ये जेम्स मिल के अंदर एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अब देखे जाए उनके विचार प्रजातंत्र के ऊपर। कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में ये विचार पेश हुए। उनका कहना था कि सरकार को अधिक जिम्मेदार और अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार के फंक्शंस पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कल्याणकारी काम। तीसरा उन्होंने कहा कि सरकार को संवैधानिक होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, सरकार के ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट इज द बेस्ट। अपनी सरकार हो सकता है घटिया हो, लेकिन वो दूसरे की सरकार से इसलिए अच्छी है कि वो अपनी है। अपने कपड़े हो सकता है दूसरों से घटिया हो, लेकिन वो अपने लिए इसलिए अच्छे हैं कि वो अपने हैं। अपना घर हो सकता है दूसरों के घर से घटिया हो, लेकिन वो अपने लिए इसलिए अच्छा है कि अपना है। यही बात बेटे, बीवी और दुनिया भर की चीजों पर लागू होती है। अपनापन, अपनी सरकार दूसरे की अच्छी सरकार से इसलिए अच्छी है कि वो अपनी है। इसीलिए उसने कहा कि सबसे घटिया प्रजातंत्र सबसे बढ़िया तानाशाही से अच्छा है, क्योंकि वो प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र के बारे में उनके विचार बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, मनुष्य का अपने जीवन व्यक्तित्व का विकास और डिग्निटी केवल प्रजातंत्र में संभव है और कहीं संभव नहीं है।
फिर उसने प्रजातंत्र की जो जो दुविधाएं हैं, जो जो खतरे हैं, उनके बारे में बताया। सबसे पहला खतरा उन्होंने बताया कि बहुमत की तानाशाही हो सकती है। दूसरा बताया कि ये सामूहिक पागलपन हो सकता है। सामूहिक पागलपन पार्लियामेंट में देखने को मिलता है, जब एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती हैं। सामूहिक पागलपन रैलियों में देखने को मिलता है, क्योंकि सारी जनता हो सकता है कि एक पागलों की तरह बिहेव करे, ऐसा हो सकता है। फिर उसने कहा कि इसके अंदर निर्णय लेने में देरी होती है प्रजातंत्र में। फिर उसने कहा चौथी चीज कि एक झूठी प्रजातंत्र है जिसके अंदर सब लोगों को समान एक ही डंडे से हाँका जाए, वो प्रजातंत्र एक झूठा प्रजातंत्र माना जाएगा। इसकी आलोचना हुई है बहुत ज्यादा। वन मैन वन वोट का जेएसमिन ने विरोध किया। फिर उसने कहा कि प्रजातंत्र के अंदर रूलिंग पार्टी का हित, जो सत्ता में लोग होते हैं, वो अपने हित की सिद्धि करते हैं, दूसरों की नहीं करते। तो इस तरीके से उसने कुछ डेंजर्स, तकलीफें डेमोक्रेसी की बताई। इनको दूर करने के लिए उसने उपाय दिए, बड़े अच्छे अच्छे उपाय दिए। सबसे पहला दिया कि पब्लिक को एजुकेट किया जाए। अनएजुकेटेड पब्लिक इज नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। ज्ञान प्रजातंत्र की पहली आवश्यकता है। दूसरा उन्होंने कहा सतर्कता, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हर व्यक्ति को प्रजातंत्र के अंदर ये कीमत अदा करनी पड़ेगी कि आंख कान खोल करके रखे और सरकार के ऊपर गहरी निगरानी रखे। कोई कलमाडी पैदा ना होने दे, कोई राजा पैदा ना होने दे, कोई कानीमाजी पैदा ना होने दे। ये जिम्मेदारी जनता की है। भ्रष्टाचार अगर सरकार कर रही है मिल के अनुसार, तो कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है कि इसको बर्दाश्त कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा वोट दिए जाए, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर। वन मैन वन वोट नहीं चलेगा। चौथा बात उन्होंने कहा सेफगार्ड के रूप में कि खुल्लम खुल्ला वोट हो, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। यह बात गलत है एकदम। आज सीक्रेट बैलेट के पक्ष में सारे विश्व है, क्योंकि ओपन बैलेट के अंदर लोग दहशत की वजह से पता नहीं किस किस को दे आएंगे। ठीक है। पांचवी बात उन्होंने सेफगार्ड की कि पार्लियामेंट के 2 सदन होने चाहिए। एक सदन जनता और एक के अंदर अल्पमत को प्रतिनिधित्व मिले, नॉमिनेटेड आदमियों, राज्यों के प्रतिनिधियों वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि नारियों को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए, इसमें प्रजातंत्र की सुरक्षा बढ़ेगी। अन्य विचार दिया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कोई तनख्वाह ना दी जाए। राजनीति में वही लोग आए जिनका उद्देश्य जन सेवा हो और उसी माध्यम से वो काम करें। फिर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन के बजाय इनडायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर बहुत हंगामे और इधर उधर की चीज़ें होती हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन हमें बहुत दुनिया के देशों के अंदर है। हिंदुस्तान के राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शंस का पक्ष लिया। अन्य बात उन्होंने कही कि इलेक्शंस के खर्चे गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, ताकि गरीब आदमी भी इलेक्शन में खड़े हो सके। अगर इलेक्शन का खर्चे मुझे ही बर्दाश्त करने हैं, मेरी जेब में 1 टका नहीं है, तो मैं इलेक्शन क्या लड़ूंगा। सारी जनता को समान तरीके से इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, और उस अधिकार की पूर्ति के लिए जनता को के सारे खर्चे राज्य बर्दाश्त करेगा। और अन्य लास्ट बात उन्होंने कही कि पब्लिक सर्वेंट्स चुनाव के द्वारा नहीं चुने जाने चाहिए। वो क्वालिफाइड होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा उनके क्वालिफिकेशन के बेस पर चुना जाए। अंतिम विचार जीएस बिल के नारीवाद के बारे में। जैसे मैंने कहा, उदारवादी नारीवाद की कई धाराएं हैं। उदारवादी नारीवाद उनमें से सबसे पहला नारीवाद है। दूसरा रेडिकल नारीवाद, जो 1970 के बाद शुरू हुआ। जेएस मिल उदारवादी नारीवाद के सबसे महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं, अपनी किताब सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के आधार पर। उन्होंने घोषित किया कि नारी का जीवन आधुनिक समाज में, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो कुंवारी हो, एक गुलाम जैसा है।
वो बिल्कुल स्लेव की तरह ट्रीट की जाती है। शादी के बाद पति वैसे ट्रीट करता है, शादी से पहले भाई बहन और माता पिता वैसे ट्रीट करते हैं उसको। नारी हर तरफ से शोषित है, यहाँ से उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उन्होंने कहा कि समाज के अंदर अगर हम प्रजातंत्र को और मानवीय गरिमा को बनाकर रखना चाहते हैं तो नारी को हमें पूरे तरीके से कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी, और वो चीज़ें उन्होंने इनुमरेट की। पहली चीज़ समान अधिकार, दूसरी चीज़ शिक्षा, और रोज़गार के मामले में इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिलने चाहिए रोज़गार के। ये नहीं कि नारी टीचर को 150 रुपये मिले, पुरुष टीचर को 250 मिले, वो नहीं चलेगा। आज भी सारी दुनिया के अंदर नारियों को समान काम के लिए कम वेतन दिया जाता है, और आज का नारीवादी आंदोलन इस बात के लिए ज़बरदस्त लड़ाई कर रहा है कि नारियों को बराबर का वेतन दिया जाए। तीसरी बात उन्होंने कहा राइट टू वोट, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। जैसे मैंने कल बताया था कि 1918 के अंदर पहली बार नारी को वोट का अधिकार मिला है दुनिया में। जेएस मिल 1869 के अंदर यही बात कह रहा था। जब उन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किताब प्रकाशित की, धज्जियां उड़ा दी लोगों ने उनकी। फ्रॉइड जैसे आदमी ने उनको दबा करके गालियां दी, उनको वुमेनाइजर के रूप में घोषित कर दिया गया, और सारे समाज के अंदर उनका बहिष्कार किया गया कि नारियों के अधिकार की बात करने वाला यह आदमी कहां से आ गया। फिर उन्होंने कहा कि परिवार के अंदर और समाज के अंदर नर और नारी के बीच समान अधिकारपूर्ण संबंध होने चाहिए, और विशेषकर परिवार के अंदर। अन्य बात कही कानूनी समानता, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि पुरुषों के लिए अलग कानून है, नारियों के लिए अलग कानून है, ये सारे के सारे चीज होनी चाहिए। तो 1 मिनट और। इसके बाद जेसमिन ने सख्त शब्दों के अंदर बताया कि वुमेन इंफीरियर है। ये विचार अपने आप में तर्क संगत नहीं है, तर्क के विरोध में ये बात। नारी कहीं से भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से इंफीरियर नहीं है। उसकी शारीरिक क्षमताएं मनुष्य से कमजोर नहीं है। फिर प्रॉपर्टी राइट टू वुमेन, नारी को संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए, विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। फिर आर्थिक स्वायत्ता, स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। मैरिज के बाद सेक्सेस के बीच समानता हो, यानी कि वो रोटी पकाती रहे, पब्लिक और प्राइवेट का जो आजकल हम डिस्टिंक्शन लेके चलते हैं वो नहीं चलेगा। और लास्ट है पब्लिक स्फीयर फॉर वुमेन। एक नारी के लिए एक पब्लिक के अंदर स्फीयर होना चाहिए, प्राइवेट के अंदर या घर के अंदर ही उनको दफन कफन ना कर दिया जाए। तो इस तरीके से जेएस मिल ने नारीवाद के बारे में अपने विचार पेश किए। बहुत सारे आधारों पर बिल का क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशंस हैं। उन तमाम चीज़ों को हम इन तमाम डिस्कशंस के अंदर अपने आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये हुआ जेएस मिल के बारे में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, समय कम रहने के कारण क्रिटिसिज्म को हम लोग विस्तृत तौर पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। हालांकि लेक्चर के दौरान क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं उस पर संक्षिप्त में चर्चा हो चुकी है। तो आप, जैसा कि डॉक्टर MP जैन ने बताया कि आप उनका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है वो आप निकाल सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर MP जैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।